दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संशोक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ लॉन्ग आंसर के बारे में। जी हाँ, कुछ लॉन्ग आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और ये लॉन्ग आंसर हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलती रहे। जैसे ही आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो आप उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें, उसमें निहित जानकारी आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर के बारे में बताया गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा गया है। आप जानते हैं आपको मॉडल जो आपका सिलेबस का मॉडल है या मॉडल पेपर का जो वीडियो है वो भी चैनल पर अपलोड है पहले से ही, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ज़्यादातर दो तरह के क्वेश्चन पेपर होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन होता है, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप समझते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए दूसरा मॉडल पेपर और उपलब्ध करा दिया गया है। उपलब्ध है आपका चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके। और उसके बाद जो भी और क्वेश्चन हैं टाइम टाइम से आपको मिलते रहेंगे। और दूसरा आपका जो लिखित परीक्षा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लिखित परीक्षाएं होती हैं, तो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जो दो दो नंबर के आपके क्वेश्चन रहते हैं और जिनको आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। 50 वर्ड्स के अंतर्गत आपको उसका आंसर लिखना होता है। सेकंड सेक्शन जो आपका होता है सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें से केवल 5 क्वेश्चन आपको करना होता है। और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे जिन पर एक एक पर आपको 15 मार्क्स मिलने होंगे, यानी टोटल 30 मार्क। 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उसी सेक्शन सी का ये लॉन्ग आंसर रहेगा। आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ, शॉर्ट स्टोरी के अवयवों के बारे में आपको लिखना है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब कहानी आप समझते हैं, जो लघु कथा होती है उसके अवयव जो हैं उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं शॉर्ट स्टोरी में। तो आंसर में देखिए कि देयर आर 4 एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट स्टोरी। मुख्यतः कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट, यानी 4 अवयव होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है प्लॉट। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है प्लॉट, यानी कथानक जो होता है, किसी कहानी का कथानक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए प्लॉट में देखते हैं कि ये है क्या चीज़। प्लॉट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट राइटर्स यूज टू स्ट्रक्चर व्हाट हैपन्स इन अ स्टोरी। प्लॉट क्या होता है दोस्तों? प्लॉट क्या होता है दोस्तों? प्लॉट क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है, जी हाँ, साहित्यिक उपकरण है, दैट राइटर्स, जिसका यूज जो है राइटर्स जो यूज करते हैं, लेखक जो यूज करते हैं क्या करने के? टू स्ट्रक्चर, यानी संरचना करने के लिए, व्हाट हैपन्स इन अ स्टोरी, यानी कहानी में क्या होता है इस बात को दर्शाने के लिए प्लॉट को, यानी प्लॉट की संरचना राइटर्स करते हैं। आगे देखते हैं। हाउएवर देयर इज मोर टू दिस डिवाइस, चूंकि इस डिवाइस में इससे अधिक भी होता है। किससे अधिक? देन कंबाइनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जी हाँ, एक इवेंट्स का जो सीक्वेंस है, मतलब क्रम है, उसका घटनाओं का क्रम है, उसको जोड़ने के अलावा भी और ज़्यादा प्लॉट का महत्व है, या प्लॉट में और भी कुछ होता है। आगे देखते हैं। प्लॉट मस्ट प्रेजेंट एंड इवेंट। प्लॉट क्या करता है? उसको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट करता, उपस्थित करता है क्या? इवेंट, अर्थात घटनाएं जो हैं, कहानी में जो घटनाएं रहती हैं, एक्शन, कार्य जो हैं। आर टर्निंग पॉइंट जो होते हैं, दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष पैदा करते हैं। आर रेजेज अ ड्रामेटिक क्वेश्चन, अथवा एक नाटकीय प्रश्न उठाते हैं। लीडिंग टू सबसीक्वेंट इवेंट्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज अ मीन्स ऑफ आंसरिंग द ड्रामेटिक क्वेश्चन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आगे क्या होता है दोस्तों कि ये क्या करते हैं, प्लॉट्स क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं क्या? जो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट है और रेज अ ड्रामेटिक क्वेश्चन है, लीडिंग टू सबसीक्वेंट इवेंट दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी जो घटनाएं होती हैं, जो कहानी में घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, उनको क्या करते हैं? असम मीन्स ऑफ आंसरिंग, यानी उत्तर के साधन के रूप में,
यानी आप देखते हैं कि कोई भी कहानी होती है तो एक कहानी यानी कोई भी घटना, कोई कहानी चल रही होती है तो एक घटना, कोई भी घटना हो रही है तो उसके बाद उसमें इस तरह का क्वेश्चन होता है, अगर वहीं पर रोक दिया जाए तो उसके आगे आप सोचने लगते हैं। कोई सीरियल देखते हैं तो आप समझते हैं कहीं पर रुकता है तो उसके बाद सोचते हैं अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो इस तरह से कनेक्ट होती हैं जो। और आगे देखते हैं, असम मीन्स द ड्रामेटिक क्वेश्चन एंड कन्फ्लिक्ट, और नाटकीय प्रश्न और कन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है उसका उत्तर देने के लिए जो घटनाएं कनेक्ट होती हैं। तो प्लाट का यही काम है मैन। आगे देखते हैं, द आर्क ऑफ अ स्टोरीज प्लाट फीचर्स अ काजुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड इन which the conflict is built to a climax and resolved in conclusion। जो स्टोरी के प्लाट का जो प्रमुख गुण है वो क्या होता है, फीचर्स उसका जो प्रमुख गुण है वो क्या है, काजुअल रिलेशनशिप, यानी जो आकस्मिक संबंध होते हैं। जी हाँ, काजुअल रिलेशनशिप होता है, आकस्मिक संबंध जो होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से फिर से, हाँ, काजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एंड बिगिनिंग, यानी शुरुआत और अंत में। हाँ, यहाँ से देखिए कि बिटवीन बिगिनिंग मिडिल एंड एंड इन, यानी प्लाट का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि जो आकस्मिक संबंध है बिटवीन, यानी कहानी के शुरुआत में, मध्य में और अंत में, यानी यानी प्रत्येक घटना में एक संबंध स्थापित करना, ये प्रमुख गुण होता है प्लाट का। यानी प्लाट का ये मतलब प्लाट इस चीज़ को निर्मित करता है। व्हिच द कॉन्फ्लिक्ट इज बुल्ट, जो संघर्ष पैदा करता है किस चीज़ में, टू क्लाइमैक्स, यानी क्लाइमैक्स तक, यानी किसी भी कहानी के क्लाइमैक्स यानी चरम उत्कर्ष जिसको आप समझते हैं कि वहाँ तक क्या करता है, घटनाओं को एक दूसरे से जोड़े रहता है। एंड रिसॉल्व इन कंक्लूजन, और उनको क्या करता है, उनके कंक्लूजन तक यानी अंत तक उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, यानी एक उसका उपसंहार प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं, दूसरा जो आप मेन पॉइंट है कहानी का वो क्या है, कैरेक्टराइजेशन, यानी चरित्र चित्रण जिसको आप कहते हैं, चरित्र चित्रण दूसरा मेन पॉइंट है। आगे देखते हैं कि कैरेक्टराइजेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड स्टेप बाय स्टेप इन लिटरेचर टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी। यानी कैरेक्टराइजेशन क्या है दोस्तों, कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण जो होता है, इज अ लिटरेरी डिवाइस, एक क्या है, साहित्यिक उपकरण है। दैट इज यूज, इसका प्रयोग किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, यानी चरण दर चरण से इसका यूज किया जाता है इन लिटरेचर, यानी साहित्य में। टू हाईलाइट, क्या करने के लिए दोस्तों, हाईलाइट करने के लिए, यानी उसको उजागर करने के लिए, एंड एक्सप्लेन, और उसको व्याख्या करने के लिए, उस द डिटेल्स अबाउट अ कैरेक्टर, यानी किसी कैरेक्टर के डिटेल, उसके विवरण के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है इन स्टोरी, माने कहानी में। यानी करें मतलब आप एक साथ कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन का क्या कार्य होता है, किसी कहानी में किसी पात्र के चरित्र के बारे में चरण दर चरण क्या होता है, उसके जो करे मतलब उसके गुण जो हैं उसको हाईलाइट और एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, इट इज़ द इनिशियल स्टेज, ये क्या है, प्राथमिक चरण होता है, यानी किसी कहानी के शुरुआत में ही इसको करते हैं। इन व्हिच द राइटर इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर विथ नोटिसेबल इमरजेंस, जिसको क्या करता है कि जिसमें राइटर क्या करता है कि बड़े ही ध्यान देने योग्य उद्भव के साथ इन चीज़ों को बताता है, इसके बारे में, यानी चरित्रों के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टरों का मतलब पात्रों का परिचय देने के बाद क्या करता है कि द राइटर आफ्टर टॉक्स अबाउट हिज बिहेवियर, उसके बाद क्या करता है, राइटर बातें करता है उनके बिहेवियर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में। देन अस द स्टोरी प्रोग्रेसेस, और जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती रहती है, द थॉट्स प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का जो विचार प्रवाह है वो भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, कैरेक्टर के बारे में आप समझते चले जाते हैं कि किसका कार्य कहानी में क्या है। आगे देखते हैं, नरेटिव टेक्निक, यानी थर्ड पॉइंट जो आपका है वो क्या है, नरेटिव टेक्निक है, यानी कथा तकनीक जिसको आप कह सकते हैं या वर्णन तकनीक कह सकते हैं। तो ये क्या है कि नरेटिव सास आर वर्क्स दैट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स। नरेटिव क्या होते हैं, एक ऐसे कार्य होते हैं, कथा एक ऐसी रचना है, ऐसा कार्य है कि दैट प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स, यानी जो कनेक्टेड इवेंट्स हैं, घटनाएं जो जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, उनका एक क्या होता है, उनके बारे में सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। यानी कथा घटनाओं की मतलब सही लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं, टू
पुट इट सिंपली, साधारण शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि अ नरेटिव इज अ स्टोरी, यानी कथा क्या होती है, एक कहानी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर दैट आर कंसीडर्ड नरेटिव्स, यानी बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं, बहुत सारे साहित्य हैं कि जिनको क्या कर दैट आर कंसीडर्ड नरेटिव्स, यानी टाइप्स ऑफ लिटरेचर अर्थात लिटरेचर के प्रकार, यानी बहुत सारे साहित्य के प्रकार हैं कि जिनको नरेटिव्स के रूप में, कथा के रूप में जाना जाता है। इंक्लूडिंग नॉवेल्स, जिसमें कौन कौन से जुड़े हुए हैं, शामिल हैं नॉवेल्स। नॉवेल्स का मतलब आप समझते हैं उपन्यास, ड्रामाज, ड्रामाज अर्थात नाटक जो है, प्ले जो आपके हैं, फेबल्स यानी जो आपकी कथाएँ हैं, पशु पक्षियों की कथाएँ या दंत कथाएँ आप कह सकते हैं, फोल्क टेक्स यानी जो लोक कथाएँ होती हैं, शार्ट स्टोरी लघु कथा यानी कहानी जो होती है, एंड पोएट्री और काव्य भी, यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक किस चीज़ में शामिल है दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ लिटरेचर, यानी इतने प्रकार के जो लिटरेचर हैं, साहित्य के प्रकार हैं, इनको नरेटिव्स के रूप में जाना जाता है, यानी कथा के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, इन एडिशन टू लिटरेचर, जी हाँ, लिटरेचर के अलावा क्या होता है कि नरेटिव्स आर फाउंड इन सिनेमा, यानी नरेटिव्स को आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर पाते हैं, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, सिनेमा में, म्यूजिक में, संगीत में, एंड थिएटर और रंगमंच में भी इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं नरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसी का अगला एलिमेंट जो आपका है वो क्या है, नरेटिव स्ट्रक्चर है, यानी नरेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसको आप समझ लीजिए। तो नरेटिव स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों आपका कथा संरचना, आपकी जो स्ट्रक्चर यानी जो उसकी होती है, कथा की संरचना जो है वो मेन चीज़ क्या होती है कि नरेटिव स्ट्रक्चर इज अबाउट द स्टोरी, यानी नरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कहानी के बारे में है, एंड प्लॉट और कथानक के बारे में, द कंटेंट ऑफ स्टोरी एंड द फार्म यूज टू टेल द स्टोरी, यानी ये कंटेंट अवयव है, आप स्टोरी यानी किसी एक कहानी का अवयव होता है, एंड द फार्म और जो फार्म है, रूप है, यूज टू टेल द स्टोरी और कहानी को कहने के लिए जो प्रयोग किया जाता है जिस रूप का, वही चीज़ क्या होता है, नरेटिव स्ट्रक्चर होता है। यानी ये कहानी का प्रकार है, कहानी का मतलब कहानी का अवयव है, और कहानी को कहने के लिए जिस फार्म जिस रूप का यूज किया जाता है वही चीज़ क्या होता है, नरेटिव स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं, स्टोरी रिफर्स टू द ड्रामेटिक एक्शन अस इट माइट बी डिस्क्राइब्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी स्टोरी क्या होती है, क्या बताती है, एक ड्रामेटिक नाटकीय एक्शन अर्थात ड्रामेटिक एक्शन नाटकीय कार्य को बताती है, अस इट माइट बी डिस्क्राइब्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जिसको क्या करते हैं कि जिसका वर्णन किया जा सकता है, जिसका आप क्रोनोलॉजिकल क्रम में, यानी आप कह सकते हैं कि कालानुक्रम या कालानुक्रमिक क्रम में आप इसको वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं कि प्लॉट रिफर्स टू हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, यानी प्लॉट क्या करता है, क्या चीज़ बताता है कि स्टोरी को कैसे कहा जाए या कैसे कहा जाता है, इस बात को बताता है। स्टोरी इज अबाउट ट्राइंग टू डिटरमाइन द की कॉन्फ्लिक्ट, स्टोरी क्या करता है, इस अबाउट ट्राइंग टू डिटरमाइन, यानी ये बात निर्धारित करने की कोशिश करता है कि द की कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो प्रमुख संघर्ष होते हैं कहानी में, मेन कैरेक्टर जो होते हैं, प्रमुख कैरेक्टर, प्रमुख पात्र कह सकते हैं या चरित्र कह सकते हैं, सेटिंग एंड इवेंट्स, यानी सेटिंग और घटनाएं जो होती हैं, इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। प्लॉट इज अबाउट हाउ, प्लॉट किसके बारे में होता है, हाउ एंड एट व्हाट स्टेज, यानी कैसे और किस अवस्था में, द की कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्ष जो है, प्रमुख संघर्ष, एंड सेटअप और जो उसका सेटअप होता है, एंड रिसॉल्व और उसका जो आप मतलब उसका कंक्लूजन या आप उसका सल्यूशन, इस चीज़ के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है डिफाइन कैरेक्टराइजेशन एंड इट्स टाइप, यानी यही जो आपका शार्ट स्टोरी के अवयव थे उसी का अवयव जो कैरेक्टराइजेशन होता है, इसके बारे में आपको परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए आंसर में देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ है कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण। तो कैरेक्टराइजेशन आगे देखते हैं, आंसर में देखिए, कैरेक्टराइजेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये क्या है, लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब साहित्यिक उपकरण है। दैट इज यूज्ड
स्टेप बाय स्टेप, कि जिसको चरण दर चरण प्रयोग किया जाता है, कदम दर कदम प्रयोग किया जाता है इन लिटरेचर माने साहित्य में। टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन, क्या करने के लिए, उजागर करने और परिभाषित करने, व्याख्यायित करने के लिए। द डिटेल्स अबाउट अ कैरेक्टर, यानी किसी कैरेक्टर के डिटेल, उसके विवरण को, विवरण की व्याख्या करने या उसको उजागर करने के लिए इसका यूज किया जाता है इन आ स्टोरी, यानी एक कहानी में। आगे देखते हैं। इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज, ये कब होता है, प्राथमिक स्टेज में, प्राथमिक अवस्था में, कहानी के शुरुआती दौर में होता है। इन हुइच द राइटर, की जिसमें राइटर क्या करता है, इंट्रोड्यूसेस, यानी परिचित कराता है किस चीज़ को, द कैरेक्टर अर्थात पात्रों को, विथ नोटिसेबल इमरजेंस, यानी एक ध्यान देने योग्य उद्भव के साथ उनको परिचित कराता है, यानी कहानी के पात्रों के बारे में बताता है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर, यानी उनका कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद, पात्रों को उनका परिचय कराने के बाद, द राइटर अर्थात लेखक क्या करता है, आगे देखते हैं। आफ्टन टॉक्स अबाउट हिज बिहेवियर, क्या करता है, प्रायः वो क्या करता है, उनके बिहेवियर के बारे में बात करता है। देन एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, द थॉट्स प्रोसेस सजेस ऑफ द कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के जो विचार प्रवाह होते हैं वो भी, विचार भी उसके आगे बढ़ते रहते हैं। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेज, अगली अवस्था जो होती है, इन्वॉल्व्स द कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियंस, अगली अवस्था किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, कि कैरेक्टर जो है, चरित्र जो होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियंस, एक्सप्रेस करता है, यानी वर्णित करता है हिज ओपिनियंस, अपने विचार, एंड यानी अपना तर्क और विचार जो उसका है, इस बात को वो वर्णित करता है। एंड गेटिंग इनटू कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन बातचीत करता है विद द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, यानी जो बचे हुए कैरेक्टर्स होते हैं, कहानी के जो बचे हुए कैरेक्टर या अन्य कैरेक्टर जो होते हैं, चरित्र होते हैं, उनसे बातचीत करता है। द फाइनल पार्ट शोज, और अंतिम पार्ट यानी फाइनल पार्ट जो होता है, भाग जो होता है, वो दिखाता है क्या चीज़, हाउ अदर्स इन द स्टोरी, जो अन्य लोग हैं वो कहानी में वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द कैरेक्टर्स पर्सनालिटी, यानी पात्र के व्यक्तित्व पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, इस बात को अंतिम पार्ट जो होता है वो दिखाता है। आगे देखते हैं। कैरेक्टराइजेशन असल लिटरेरी टूल, कैरेक्टराइजेशन अर्थात चरित्र चित्रण क्या है दोस्तों, एक लिटरेरी टूल है, अर्थात एक साहित्यिक उपकरण है। आगे देखते हैं। वाज क्वाइंड इन द मिड 15th सेंचुरी, इसको 15वीं शताब्दी में ढाला गया था, यानी चरित्र चित्रण को 15वीं शताब्दी में ढाला गया था, समाहित किया गया था, निर्माण किया गया था, ऐसे आप कह सकते हैं। कि आगे बताया है, अरस्तु इन हिज पोएटिक्स, यानी अरस्तु ने अपने पोएटिक्स, उनकी एक रचना का नाम है, अरस्तु बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, विचारक रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि अरस्तु इन हिज पोएटिक्स, अपनी पोएटिक्स में क्या क्या है, आर्ग्ड दैट, यानी ये बात को बताया है उन्होंने कि ट्रेजेडी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ। ट्रेजेडी क्या है दोस्तों, एक केवल रिप्रेजेंटेशन नॉट ऑफ अ मैन, यानी केवल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता। ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी, या आप कह सकते हैं जो ड्रामा के टाइप्स होते हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी या ट्रेजी कॉमेडी, कई टाइप के होते हैं, तो उसी का ट्रेजेडी अर्थात त्रासदी जो है वो क्या है, या दुखांत नाटक, ट्रेजेडी का मतलब आप समझते हैं कि वो क्या है, वो केवल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ, वो और क्या करता है, वो उसके सिवाय जीवन और एक्शन एंड लाइफ, यानी कार्य और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं। दस द असर्शन ऑफ द डोमिनेंस ऑफ प्लॉट ओवर कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स के ऊपर जो प्लॉट का डोमिनेशन है, अर्थात कैरेक्टर पात्र के ऊपर कथानक का जो प्रभुत्व आप कह सकते हैं, डोमिनेशन का मतलब प्रभुत्व, यानी इस प्रकार जो कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेशन का प्रभुत्व है, इस बात को वो निश्चित करता है। टर्म्ड प्लॉट ड्राइवन नैरेटिव, जिसको आप क्या कह सकते हैं कि प्लॉट ड्राइवन नैरेटिव, यानी कथानक चलित कथा कह सकते हैं इसको। इज अनमिस्टेकेबल, यानी एकदम से मतलब सुनिश्चित हो जाता है इस बात का कि प्लॉट का प्रभुत्व जो है कैरेक्टर के ऊपर स्थापित होता है। आगे देखते हैं। दिस पॉइंट ऑफ व्यू वाज लेटर एबंडन्ड बाई मेनी, यानी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो था, ये दृष्टिकोण जो था, वो बाद में बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको मना कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को
त्याग दिया, यानी बहुत सारे राइटर जो हुए इस बात को उन्होंने त्याग दिया कि कथानक जो है वो कैरेक्टर के ऊपर हावी होता है। बिकॉज इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी, क्योंकि 19वीं शताब्दी में द डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी पात्र का जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व जो है ओवर प्लाट, ओवर यानी प्लाट के ऊपर, बीकेम अर्थात हो गया क्लियर थ्रो प्रेटी बॉर्जियस नॉवेल्स, यानी जो कुछ तुच्छ रूढ़िवादी उपन्यास थे उनके द्वारा क्या किया गया कि मतलब चरित्र को प्लाट के ऊपर स्वामित्व प्रदान किया गया, यानी प्रभुता स्थापित की गई उसकी। आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन, यानी करेक्टराइजेशन का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। कि आगे देखिए, एन ऑथर कैन यूज टू अप्रोचेज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन अबाउट अ करेक्टर एंड बुल्ड एन इमेज ऑफ इट। आथर जो होता है, आथर का मतलब लेखक जो होता है, वो क्या कर सकता है, कैन यूज यानी प्रयोग कर सकता है, टू अप्रोचेज दो दृष्टिकोणों का प्रयोग कर सकता है, टू डिलीवर इंफॉर्मेशन यानी सूचना देने के लिए, अबाउट अ कैरेक्टर किसी चरित्र के बारे में, वो दो तरह का यूज कर सकता है, दो तरह के दृष्टिकोणों का, एंड बुल्ड एन इमेज ऑफ इट, और उसका एक इमेज अर्थात चित्र उसका प्रस्तुत करता है, निर्मित करता है। दीज टू टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन इंक्लूड, और दो तरह के करेक्टराइजेशन जो चित्रण है इसमें इंक्लूड होते हैं। अब पहला कौन सा है, देखिए, डायरेक्ट आर एक्सप्लिसिट करेक्टराइजेशन, या आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट करेक्टराइजेशन चरित्र चित्रण। पहला जो है ये क्या है कि दिस काइंड ऑफ करेक्टराइजेशन, इस प्रकार का जो चरित्र चित्रण है, टेक्स अ डायरेक्ट अप्रोच टूवर्ड्स बिल्डिंग द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए, पात्रों का निर्माण करने के लिए क्या करता है, डायरेक्ट दृष्टिकोण रखता है कैरेक्टर की तरफ। इट यूजेज अनदर कैरेक्टर, ये प्रयोग यूज करता है किस चीज़ का, अन्य चरित्र का, नरेटर यानी जो कथावाचक कह सकते हैं या वर्णन करता, आर द प्रोटोगोनिस्ट या जो नायक होता है हिमसेल्फ, स्वयं नायक के बारे में ही, टू टेल द रीडर्स यानी लेखकों को बताने के लिए, आर ऑडियंस अर्थात श्रोताओं या लेखकों को बताने के लिए, अबाउट द सब्जेक्ट यानी विषय के बारे में। कहने का मतलब कि इस तरह के कैरेक्टर में क्या होता है कि लेखक यूज करता है पात्रों का, या जो मेन नायक है उसका, मतलब कहानी का जो मेन नायक है उसका, या अन्य पात्रों का, इन सब का यूज करता है लेखकों को उसके विषय, मतलब लेखक नहीं, मतलब रीडर एंड ऑडियंस अर्थात पाठक और श्रोताओं को कहानी के विषय के बारे में बताने के लिए। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट आर इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन, यानी अप्रत्यक्ष या निहित कैरेक्टराइजेशन जो चरित्र चित्रण है वो क्या चीज़ है, इसको आप देख लीजिए। तो आपका है कि दिस इज अ मोर सबटल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर टू द ऑडियंस, यानी ये एक बहुत क्या है, सूक्ष्म तरीका है, एक सूक्ष्म तरीका है इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टरों का को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनका परिचय देने के लिए, टू द ऑडियंस यानी श्रोताओं को, ये एक सूक्ष्म तरीका होता है। द ऑडियंस हैज टू डिड्यूस फॉर देमसेल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर, यानी ऑडियंस स्वयं क्या करते हैं, इस बात का निर्धारण करते हैं, संज्ञान में लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर की जो उनकी विशेषताएं होती हैं, बाई ऑब्जर्विंग हिज हर, यानी ये इस बात को स्वयं देख करके, ऑब्जर्व कर करके कि उनके बारे में वो पता लगाते हैं, हिज हर या मतलब चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किस चीज़ के, थॉट प्रोसेस यानी विचार प्रवाह जो उसका है, बिहेवियर व्यवहार, स्पीच अर्थात जो उसके भाषण हैं, वे ऑफ टॉकिंग बात करने का तरीका, अपीरियंस उसका जो दिखावा है, रूपरेखा जो उसका रूप है, एंड मैनर ऑफ कम्युनिकेशन बात करने का ढंग जो उसका है, विथ अदर अन्य से, अन्य कैरेक्टर्स यानी अदर कैरेक्टर यानी अन्य पात्रों से बात करने का उनका जो ढंग है, एज वेल एज बाई डिसर्निंग द रिस्पॉन्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स, या अन्य कैरेक्टरों के प्रति क्या संबंध उसका है, यानी इन सब बातों से क्या होता है, जो श्रोता या जो पाठक हैं ये खुद पता लगाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इसमें क्या भूमिका निभा रहा है या उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में स्वयं निर्णय करना होता है, ये सारी चीज़ देख करके। यानी किसी कहानी को आप पूरी तरह से देखिए, फिर स्वयं निर्णय करिए कि इसमें मेन नायक कौन है, यानी मेन कैरेक्टर, मेन हीरो कौन है, साइड हीरो कौन है, विलन कौन है, ये सारी बात आप खुद पता लगाएं। तो इस तरह का एक
ये दूसरा नंबर वाला इसी तरह का चरित्र चित्रण होता है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों क्या करना है, डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ नरेटिव टेक्निक, यानी डिफाइन आप कह सकते हैं कि डिफाइन एंड, ये क्वेश्चन में रहेगा कि डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ नरेटिव टेक्निक, या आप नरेटिव टेक्निक जो आपका अभी इसी में बताया गया कि आप अवयव होता है शॉर्ट स्टोरी का, तो नरेटिव टेक्निक जो है कथा तकनीक जो है, इसको आप इसकी डिफिनेशन बताइए और इसके प्रकार बताइए। आंसर में देखिए कि नरेटिव्स आर वर्क दैट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स। नरेटिव क्या होते हैं, नरेटिव्स कथा क्या होती है, एक ऐसी रचना होती है कि जो प्रोवाइड करती है, जो बताती है या उपलब्ध कराती है एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट, यानी जुड़ी हुई घटनाओं के विवरण को उपस्थित करती है या प्रदान करती है, लेखा जोखा उसका। आगे कह सकते हैं कि टू पुट इट सिंपली, यानी साधारणतया आप इसको कह सकते हैं कि अ नरेटिव इज अ स्टोरी। क्या होता है, कथा एक कहानी होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर हैं, बहुत सारे लिटरेचर के प्रकार हैं, साहित्य के प्रकार हैं, दैट आर कंसीडर्ड नरेटिव्स, की जिनको कथा के रूप में जाना जाता है, कि जाना जा सकता है, कि विचार किया जाता है। कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग नॉवेल्स, यानी जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स का मतलब उपन्यास, ड्रामाज, फेबल्स, मतलब ड्रामाज का मतलब आपके प्ले जो हैं, नाटक, फेबल्स यानी जो कथाएं आपकी हैं, पशु पक्षियों की कथाएं, या आप इसको कह सकते हैं दंत कथाएं, फोल्क टेल्स अर्थात जो लोक कथाएं हैं, शॉर्ट स्टोरीज कहानी आपकी है, लघु कथा एंड पोएट्री और काव्य, यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, नरेटिव के रूप में कंसीडर की जाती हैं, यानी इनको भी कथा माना जाता है। इन एडिशन टू लिटरेचर नरेटिव्स आर फाउंड इन सिनेमा, यानी इनके अलावा, लिटरेचर के अलावा भी नरेटिव्स को आप कहाँ देख सकते हैं या कहाँ पाया जा सकता है, सिनेमा में, म्यूजिक एंड थिएटर में। कहने का मतलब सिनेमा में, संगीत में और थिएटर रंगमंच में। आगे देखते हैं कि नरेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड डीपर मीनिंग फॉर द रीडर्स एंड हेल्प द रीडर यूज इमेजिनेशन टू विजुअल सिचुएशंस। नैरेटिव क्या करता है, नैरेटिव टेक्निक क्या है, कथा तकनीक क्या करती है, प्रदान करती है द डीपर मीनिंग, यानी बहुत गहरा अर्थ प्रदान करती है फॉर द रीडर्स, पाठकों के लिए, एंड हेल्प द रीडर, और पाठकों की मदद करती है, यूज इमेजिनेशन यानी कल्पना का प्रयोग करने के लिए, टू विजुअलाइज सिचुएशन यानी सिचुएशन को, परिस्थिति को एकदम दृश्यात्मक बनाने के लिए कल्पना का यूज करने में मदद करती है। आगे देखते हैं कि नैरेटिव लिटरेरी टेक्निक्स, जो कथात्मक साहित्यिक तकनीक है वो क्या है, आर आल्सो नोन, यानी इसको ऐसे भी जाना जाता है, कैसे, अस लिटरेरी डिवाइसेस, यानी लिटरेरी डिवाइसेस के रूप में, यानी साहित्यिक उपकरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, बिफोर बी लुक टू क्लोजली, यानी बिफोर बी लुक टू क्लोजली एट नरेटिव टेक्निक, यानी नरेटिव टेक्निक को बहुत करीब से देखने से पहले क्या करना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड, यानी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दैट लिटरेरी एलिमेंट्स, जो साहित्यिक अवयव हैं, इन नरेटिव्स यानी कथाओं में, इंक्लूड सच थिंग्स अस, जो जिनमें कौन कौन से जुड़े हुए हैं, कि अस द सेटिंग, प्लाट अर्थात कथानक, थीम विषय, स्टाइल और स्ट्रक्चर यानी शैली अथवा संरचना, कैरेक्टर्स यानी पात्र जो हैं, एंड पर्सपेक्टिव जो हैं, उसका परिप्रेक्ष्य जो है, आर वॉइस ऑफ द स्टोरी या कहानी की आवाज़, यानी इन सारी चीज़ों को जानने की भी ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं कि सिंस लिटरेरी टेक्निक्स, यहाँ से देखिए कि सिंस लिटरेरी टेक्निक्स आर बेस्ट अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी चूँकि लिटरेरी टेक्निक क्या होती है, यानी कथा मतलब साहित्यिक तकनीक जो है, बेस्ट अंडरस्टूड है, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा जा सकता है इसको, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी इन अवयवों के किसी भी के प्रसंग में। कहने का मतलब जो ये सारे बताए गए सेटिंग, प्लॉट, थीम, इन सब के किसी भी एक के प्रसंग से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर में,
कि टाइप्स ऑफ, आगे बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ नरेटिव टेक्निक, यानी नरेटिव टेक्निक के प्रकार के बारे में आप देख लीजिए कि देयर आर मेनी लिटरेरी टेक्निक्स, बहुत सारी साहित्यिक तकनीक होती हैं। बट फॉर दिस लेसन, लेकिन इस पाठ के लिए वी विल एग्जामाइन, हम परीक्षण करेंगे लिटरेरी टेक्निक्स, यानी उन लिटरेरी टेक्निक्स का रिलेवेंट टू, जो प्रासंगिक हैं स्टाइल के लिए, स्टाइल का मतलब शैली के प्रति, प्लॉट के प्रति, एंड नरेटिव पर्सपेक्टिव यानी कथा परिप्रेक्ष्य के प्रति, आर पॉइंट ऑफ व्यू अथवा दृष्टिकोण के प्रति, यानी इन चीज़ों के प्रति जो लिटरेरी टेक्निक्स, जो साहित्यिक तकनीक प्रासंगिक हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कि कॉमन टेक्निक्स रिलेवेंट टू स्टाइल, जो कॉमन टेक्निक होती हैं जो स्टाइल के लिए प्रासंगिक हैं अथवा लैंग्वेज के लिए, चूज एंड टू टेल अ स्टोरी, जो कहानी कहने के लिए प्रासंगिक होती हैं, अथवा इंक्लूड, अब इन सब चीज़ों में कौन से इंक्लूड होते हैं, मेटाफर, सिमलीज, यानी मेटाफर का मतलब आप अलंकार से रिलेटेड है ये, रूपक, सिमलीज उपमा, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, इमेजरी कल्पना, हाइपरबल अतिशयोक्त अलंकार, एंड एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार। यानी स्टाइल के प्रासंगिक, शैली के प्रासंगिक जो आपकी नरेटिव टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मेटाफर, सिमलीज, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, हाइपरबल एंड एलिट्रेशन। अब आगे देखते हैं कि कॉमन टेक्निक्स, यानी जो साधारण टेक्निक्स हैं, तकनीक जो है रिलेवेंट टू प्लॉट, यानी प्लॉट से रिलेटेड जो आपकी प्लॉट के प्रासंगिक जो तकनीक हैं वो कौन कौन सी हैं, व्हिच इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ नरेटिव, जो नरेटिव को मतलब एक कथा बनाने के लिए जो घटनाओं के सीक्वेंस को, उसके क्रम को प्रस्तुत करती हैं, प्लॉट में यही तो होता है। तो प्लॉट वो कौन कौन सी हैं, इंक्लूड्स बैक स्टोरी, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड, एंड फोरशैडोइंग यानी पूर्वाभास जिसको आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। और क्या होता है दोस्तों आगे कि कॉमन टेक्निक्स रिलेवेंट टू नरेटिव पर्सपेक्टिव, यानी नरेटिव पर्सपेक्टिव कहने का मतलब कि कथा परिप्रेक्ष्य के लिए जो कॉमन टेक्निक्स होती हैं, कॉमन तकनीक होती हैं जो प्रासंगिक होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, और हु इज टेलिंग द स्टोरी, अथवा कहने का मतलब कि जो कहानी कहने वाले हैं, कौन कहानी कह रहा है, तो उसके लिए जो कौन कौन सी मतलब तकनीक जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो इंक्लूड्स फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष आप जिसको कह सकते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पुरुष मतलब द्वितीय पुरुष, या थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष, एंड थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट, यानी तीसरा पर्सन जो है, तीसरा व्यक्ति जो है ओमनिशिएंट, जो सर्वज्ञ है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपका किससे, नरेटिव पर्सपेक्टिव से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लॉन्ग आंसर थे, जो आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और एक बार फिर से आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ से वीडियो डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।